बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू आरिफ एमडी कैट लेक्चर्स। उम्मीद है स्टूडेंट आप सब खैरियत से होंगे और आपकी एमडी कैट की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। सो स्टूडेंट, ये मेरे पास एमडी कैट फ़िज़िक्स का ग्रैंड टेस्ट है। उम्मीद है आपकी फ़िज़िक्स की प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई होगी। सो ये 90 एमसीक्यूज़ का मेरे पास एक ग्रैंड टेस्ट है जो कि मैं आपको सॉल्व करवाऊँगी। इस वीडियो में मैं आपको एमसीक्यूज़ के सॉल्यूशन के साथ साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी सिखाऊंगी जिनकी मदद से आप एमसीक्यूज़ को विद इन सेकेंड सॉल्व कर सकते हैं और एमडी कैट टेस्ट में अपने टाइम को सेव कर सकते हैं और टाइम पर कंप्लीट भी कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है ताकि आपको कोई भी टिप और ट्रिक जो न्यू सीखने को मिल रही है वो मिस ना हो जाए। आप अगर चैनल पर नए हैं तो आरिफ एमडी कैट लेक्चर को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम रिसीव हो। सो आइए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है हमारे पास, रीड करते हैं। इफ़ टू वेक्टर्स x इज़ इक्वल टू 2i माइनस के एंड y इज़ इक्वल टू 5j। ये हमारे पास दो वेक्टर गिवन है और हमें क्या कह रहे हैं कि आपने इन दोनों के दरमियान एंगल को फाइंड आउट करना है कि x और y के दरमियान हमारे पास जो एंगल बन रहा है वो कितनी डिग्री का होगा। ऑप्शन ए में है हमारे पास 40 डिग्री, ऑप्शन बी में है 61 डिग्री, ऑप्शन सी में है 83 डिग्री, देन है 90 डिग्री। सो एंगल फाइंड आउट करने के लिए जो हमारे पास फार्मूला होता है वो अभी सॉल्व करते हैं। एक वेक्टर दिया गया हमें x जो कि हमारे पास है 2i माइनस के और दूसरा वेक्टर है y जो कि हमें दिया गया है 5j और हमें क्या फाइंड आउट करना है इन दोनों के दरमियान एंगल। सो a डॉट b इज़ इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ये हमारे पास फार्मूला है जिसकी मदद से हम किसी भी दो वेक्टर के दरमियान क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, एंगल। सो यहाँ पर हम एंगल को फाइंड आउट करना है तो इसे सेपरेट कर लेंगे। ए डॉट बी, ये वाला ए बी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो जब ये इज़ इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो ये यहाँ पे आके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे रह जाएगा सिर्फ कॉस थीटा। अब हम ए डॉट बी को पहले फाइंड आउट करेंगे, देन हम ए बी को फाइंड आउट करेंगे। ए डॉट बी को फाइंड आउट करने का क्या तरीका है कि यहाँ पे हम ए की वैल्यूज़ लिखें 2i माइनस के, उसके बाद बीच में डॉट डाल के हम y की वैल्यू लिखेंगे 5j। अब देखिए ये हमारे पास i की वैल्यू नहीं दी हुई तो हम i को नहीं लिखेंगे, k की वैल्यू भी नहीं दी हुई और सिर्फ j की दी हुई है। जब भी आपके पास इस तरह की हमें वेक्टर गिवन हो, यहाँ पे i और k की वैल्यू गिवन है लेकिन j की नहीं है और यहाँ पे i और k की नहीं है और सिर्फ j की गिवन है, तो इनका जो सम आता है वो हमारे पास क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। तो इट्स मीन ये अल्टरनेटिव हमें वेक्टर्स दिए गए हैं जिसका सम हमारे पास मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। सो इस तरह हमारे पास ए डॉट बी किसके बराबर हो गया, ज़ीरो के बराबर हो गया। तो अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं इस फार्मूले में। ए डॉट बी की जगह हमने क्या पुट किया, ज़ीरो और यहाँ पे ए बी और यहाँ पे है हमारे पास कॉस थीटा। तो जब ये ज़ीरो इससे डिवाइड होगा तो ये पूरा हमारे पास क्या बन जाएगा, ज़ीरो और ज़ीरो इज़ इक्वल टू कॉस थीटा। तो ये हमारे पास इस तरह से अरेंज हो गया। अब हमें थीटा मालूम करना है तो थीटा को इधर लाएंगे, कॉस इन्वर्स और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ज़ीरो। हमें पता है कॉस ज़ीरो किसके बराबर होता है, कॉस ज़ीरो होता है 90 के बराबर, 90 डिग्री के बराबर। तो इस तरह इस एमसीक्यूज़ का करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी, 90 डिग्री। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ रीड करते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंड्यूस करंट इन द कॉइल डैश द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सोर्स। कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंड्यूस करंट है, एक हमारे पास होता है यहाँ पे सेकेंडरी कॉइल बनाते हैं, यहाँ पे प्राइमरी कॉइल और यहाँ पे सेकेंडरी कॉइल। अगर हम प्राइमरी कॉइल का करंट चेंज करें तो हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है सेकेंडरी कॉइल में। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंड्यूस करंट जो कॉइल का होता है
वो क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सोर्स को। तो हमें पता है, हमने लेंज़िस लॉ में पढ़ा था कि करंट जहाँ से प्रोड्यूस होता है वो उसी को क्या करता है, ओपोज करता है। सो इस एमसीक्यूज़ का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर बी, रिपेल। कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंड्यूस करंट जो कॉइल का होगा वो रिपेल करेगा किसको, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सोर्स को, जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हुआ है। एमसीक्यूज नंबर 3 है हमारे पास, अ थ्रेड इज अरेंज इन अ परफेक्ट सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस 0.5 मीटर रेडियस है उसका, लेंथ ऑफ थ्रेड इज़ नियरली। ये हमारे पास एक थ्रेड है जो कि आप सपोज़ करें ये हमारे पास एक थ्रेड है जिसको हमने सर्कुलर लूप में क्लोज कर लिया है, और इस सर्कुलर लूप का हमारे पास जो रेडियस बन रहा है ये हमारे पास डायामीटर होता है। डायामीटर को अगर हाफ़ करें तो ये हमारे पास रेडियस कहलाता है। रेडियस कितना गिवन है हमें, 0.5 मीटर। तो वो कह रहे हैं इस पूरे लूप की ये जो लेंथ है ये कितनी होगी। द लेंथ ऑफ द थ्रेड इज़ नियरली, कि कितना थ्रेड यूज़ हुआ है इस सर्कुलर लूप को बनाने के लिए। तो बेसिकली हमें लेंथ को फाइंड आउट करना है। सो इस लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये देखें, ये हमारे पास एक थ्रेड था, स्ट्रेट थ्रेड। इस थ्रेड को यूज़ करते हुए हमने क्या बना लिया, एक सर्कुलर लूप बना लिया। इस सर्कुलर लूप का जो रेडियस है वो हमारे पास कितना गिवन है, 0.5 मीटर। तो वो कह रहे हैं कि हम इसकी लेंथ बताएं कि एक्चुअली इसकी कितनी लेंथ थी जो कि यूज़ हुई है, जो कि हमने यूज़ की है इस सर्कुलर लूप को बनाने में। तो अब ये लेंथ हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि अब ये तो सर्कल बन गया और इस कंप्लीट सर्कमफेरेंस को हम मेजर करते हैं 2πr। यह सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल किसके बराबर होता है, 2πr। तो 2πr की मदद से हम लेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू होती है 3.142, और r हमारे पास क्या है, रेडियस, जो कि हमें गिवन है 0.5। अब हम इन सब को जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3.14 मीटर। ये एक्चुअली हमारे पास क्या है, थ्रेड की लेंथ है। जितना हमारे पास थ्रेड था ये उसकी लेंथ है, जो कि हमने यूज़ करते हुए क्या बनाया है, एक सर्कुलर लूप जिसका रेडियस 0.5 मीटर था। तो ऑप्शन में हमारे पास गिवन है, सी ऑप्शन में है 3.28। तो इट्स मीन यही वाला करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि बाकी सब तो 4 और 6 हैं। तो इस तरह हमारे पास ऑप्शन नंबर सी जो है इस एमसीक्यूज़ का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है एमसीक्यूज़ नंबर 4, इफ़ एफ वाई इज़ इक्वल टू 4 न्यूटन। अगर एफ वाई का जो कंपोनेंट है वो 4 न्यूटन है और एफ एक्स का कंपोनेंट 4 न्यूटन है और वाई का कंपोनेंट 7 न्यूटन है, तो एंगल ऑफ रिजल्टेंट क्या होगा। एक मिनट, ये देखें, यहाँ पे वो हमसे कह रहे हैं, एमसीक्यूज़ नंबर 4 है, एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनाए जिसका ये वाला होता है एक्स एक्सिस और वर्टिकल होता है वाई एक्सिस। तो वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो एफ एक्स है वो कितना है, 4 न्यूटन, और एफ वाई कितना है, 7 न्यूटन। तो इनके दरमियान जो एंगल बन रहा है वो कितना होगा। ऑप्शन में हमारे पास गिवन है लेस देन 45 डिग्री, ऑप्शन बी में है ग्रेटर देन 45, ऑप्शन सी में है इक्वल टू 45 एंड ऑप्शन डी में है नन ऑफ दीज। तो इसके लिए हमारे पास 3 कंडीशन हैं कि ये जो लिखा हुआ है लेस देन 45 कब होगा, जब हमारे पास एक्स कंपोनेंट ज़्यादा होगा वाई कंपोनेंट से, और ग्रेटर देन 45 कब होगा, जब एफ वाई कंपोनेंट ज़्यादा होगा एक्स से, और इक्वल कब होगा, जब ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो अब देख लें इसमें हमारे पास कौन सी कंडीशन है, एफ वाई क्या है हमारे पास, ग्रेटर है देन एफ एक्स से। तो एफ वाई ग्रेटर है एफ एक्स से, तो हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। इट्स मीन इन दोनों के दरमियान जो एंगल बन रहा होगा वो 45 डिग्री से ज़्यादा होगा। अगर आपको ये 3 कंडीशन याद होंगी तो आप एंगल को इजीली पिक कर सकेंगे कि
एफ एक्स और एफ वाई के दरमियान कौन सा एंगल बनेगा। नेक्स्ट है MCQs नंबर 5, इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ द सरफेस द फ्लक्स थ्रू इट। अगर हम एरिया ऑफ सरफेस को बढ़ा दें तो फ्लक्स हमारे पास क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए है इंक्रीज, देन है डिक्रीज, ऑप्शन सी में लिखा हुआ है रिमेन सेम, देन है नन ऑफ दीज। इस MCQs को आंसर पिक करने से पहले आपको ये बात समझनी होगी कि हमारे पास देखिए ये एक मैग्नेट है, ये इसका साउथ पोल है, ये इसका नॉर्थ पोल है। तो ये हमने एक छोटी मेटल प्लेट रखी है और यहाँ पे दूसरा मैग्नेट है, इसका भी ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, और यहाँ पे हमने बड़ी प्लेट रखी है। इन दोनों के एरिया में डिफरेंस है, यहाँ पे इसका एरिया कम है और इस प्लेट का एरिया ज़्यादा है। ये हमारे पास मैग्नेट है जो कि सेम है, इसमें से हमारे पास फ्लक्स निकल रहा है। अब देखिए ये जितनी भी हमारे पास मैग्नेटिक लाइंस हैं इसमें से सारी पास नहीं होंगी, कुछ बाहर की तरफ चली जाएंगी क्योंकि इसका एरिया कम है। तो इसमें से कितनी फ्लक्स पास होंगे, सिर्फ 3, ये वाले 1 2। जबकि जो सेकेंड वाली है इसमें से क्या होगा, ये पांचों की पांचों फ्लक्स इसमें से पास होंगी क्योंकि इसका एरिया ज़्यादा है। सो फ्लक्स जो है वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के। अगर एरिया ज़्यादा होगा तो नंबर ऑफ़ फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो इस तरह इस MCQs का जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीज़। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास MCQs नंबर 6, पहले रीड करते हैं। अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर अल्टर द EMF फ्रॉम 1200 टू 400। एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है जिसका काम क्या है, वोल्टेज को कम करना। सो उसने क्या किया है, वोल्टेज को कम कर दिया है 1200 से किस पे, 400 पे। तो ये जो हमारे पास 1200 है ये हमारे पास क्या होगा, सेकेंडरी का वोल्टेज, और ये जो 400 है ये हमारे पास होगा प्राइमरी का वोल्टेज। जो ज़्यादा होगा वो सेकेंडरी का होगा, उसने सेकेंडरी से कम करके किस में कर दिया है, 1200 से 400 पे कर दिया है, और जो कम होगा वो होगा प्राइमरी का वोल्टेज। आगे देखते हैं, इफ़ द प्राइमरी कॉइल टर्न्स इज, प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स हमें कितने गिवन है, NP होगा 500, और सेकेंडरी के नंबर ऑफ कॉइल्स हमें क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं। N फॉर नंबर ऑफ टर्न्स, S मीन सेकेंडरी के। सो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम पहले फार्मूला लगाएंगे। ये देखें, हमें यहाँ पे सेकेंडरी कितना गिवन है, वोल्टेज 1200, प्राइमरी का वोल्टेज है हमारे पास 400, और प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, 500, और सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स अभी हम फाइंड आउट करेंगे। इसका जो फार्मूला है वो हमारे पास होता है वोल्टेज इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स। अगर आपने ऊपर प्राइमरी रखा है तो यहाँ भी P लिखना होगा, सेकेंडरी प्राइमरी के सामने आएगा और सेकेंडरी के सामने आएगा, क्योंकि V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है N के, मतलब वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ़ टर्न्स के। तो अगर आपने ऊपर प्राइमरी का वोल्टेज रखा है तो नंबर ऑफ़ टर्न्स भी प्राइमरी के ही रखने हैं, नीचे सेकेंडरी का वोल्टेज रखा है तो उसके सामने नंबर ऑफ़ टर्न्स भी सेकेंडरी के ही आएंगे। अगर आपने इन दोनों को आगे पीछे कर दिया तो आपका आंसर गलत होगा। अब प्राइमरी का कितना वोल्टेज है हमारे पास, ऊपर देखें VP कितना है 400, और VS हमारे पास कितना है 1200, और NP कितना है 500, और NS हमें फाइंड आउट करना है। सो NS को आप एक साइड पे ले आएँ क्योंकि हमें इसे फाइंड आउट करना है, और 500 इधर ही रहने दें, ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो ये जब इज इक्वल टू के इधर आएगा तो ये 500 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और ये नीचे 400 इससे आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। सो अब ये 2 0 इससे कट गए, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। अब 500 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1500। सो सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास कितने आ गए, 1500।
सो इसका जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी 1500। नेक्स्ट है MCQs नंबर 7। अ फोटोन ऑफ 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इंसिडेंट ऑन अ मेटालिक सरफेस। ये हमारे पास क्या गिवन है, एनर्जी गिवन है इंसिडेंट फोटोन की जो कि है 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और वर्क फंक्शन की वैल्यू गिवन है 2.5। वर्क फंक्शन को हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं और ये कितनी है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फोटो इलेक्ट्रॉन डैश पहले में है हमारे पास में इजेक्ट, मतलब वो इजेक्ट होंगे, शायद, मस्ट इजेक्ट ज़रूर निकलेंगे, में नॉट इजेक्ट, देन है कैन नेवर इजेक्ट। सो यहाँ हमारे पास एक कंडीशन है, अगर हमारे पास एनर्जी जो है वो ज़्यादा होगी वर्क फंक्शन से, तभी इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इजेक्ट होंगे। सो देख लें यहाँ पर एनर्जी कितनी है 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और वर्क फंक्शन की कितनी है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये इससे क्या है, कम है। सो इस कंडीशन में क्या होगा, हमारे पास इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। सो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, कैन नेवर इजेक्ट, क्योंकि हमारे पास एनर्जी इतनी कम है, वर्क फंक्शन वो हमारे पास एनर्जी होती है, मिनिमम एनर्जी होती है जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट होते हैं। तो जिस एनर्जी में इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट होते हैं, अगर हमारे पास इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी उतनी भी नहीं है, सो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। सो MCQs नंबर 7 का करेक्ट ऑप्शन है डी, कैन नेवर इजेक्ट। नेक्स्ट है MCQs नंबर 8। बॉयल्स लॉ रिलेट्स। बॉयल्स लॉ को रिलेट करता है किस प्रोसेस से रिलेट करता है, पहले में है आइसोकोरिक प्रोसेस, देन आइसोबैरिक प्रोसेस, नंबर सी पे है आइसोथर्मल प्रोसेस, डी पे है एडियाबैटिक प्रोसेस। इन चारों में से वो कौन सा प्रोसेस है जिसके साथ बॉयल्स लॉ रिलेट करता है, इसका पता लगाने के लिए पहले ग्राफ बनाएंगे। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे आएगा हमारे पास वॉल्यूम, और वाई पे आएगा प्रेशर, और हमारे पास कांस्टेंट क्या होता है, टेम्परेचर। बॉयल्स लॉ का हमारे पास क्या फार्मूला है, वी डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, और यहाँ पे टेम्परेचर। तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट, और इन चारों में से आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। सो इस तरह MCQs नंबर 8 का करेक्ट ऑप्शन है सी, आइसोथर्मल प्रोसेस। बॉयल्स लॉ हमारे पास रिलेट करता है आइसोथर्मल प्रोसेस के साथ, क्योंकि दोनों में टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट। देन MCQs नंबर 9। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर गिव। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर हमें क्या देते हैं, नल वेक्टर। कैसे, ये देखें, A मल्टीप्लाई बाय B, इसमें क्या आएगा, A B साइन थीटा। साइन थीटा अगर पैरेलल का क्या मतलब है, दो वेक्टर, ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B है। अगर ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, इट्स मीन दोनों के दरमियान थीटा क्या होगा, ज़ीरो होगा। जब भी दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होते हैं तो उन दोनों के दरमियान एंगल क्या होता है, ज़ीरो होता है। और यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, साइन ज़ीरो किसके बराबर होता है, ज़ीरो के बराबर होता है। सो जब ये ज़ीरो के बराबर हो गया और ज़ीरो ए बी से मल्टीप्लाई होगा तो A मल्टीप्लाई बाय B किसके बराबर हो जाएगा, ज़ीरो, जिसे हम नल वेक्टर भी कहते हैं। सो MCQs नंबर 9 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, नल वेक्टर। देन MCQs नंबर 10। द फॉलोइंग थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इज़ कॉल्ड द मोस्ट रैपिड प्रोसेस। वो कौन सा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है जो कि सबसे जल्दी कंप्लीट हो जाता है और रैपिड प्रोसेस कहलाता है, आइसोकोरिक, आइसोबैरिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक। जो मोस्ट रैपिड, जब भी मोस्ट रैपिड प्रोसेस की बात हो तो वो हमेशा एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। सो MCQs नंबर 10 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, एडियाबैटिक प्रोसेस। देन है हमारे पास MCQs नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट। वो कौन सा मटेरियल है इन चारों में से जो कि स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो जाता है मैग्नेट से, कॉपर, एल्यूमिनियम,
आयरन, वुड। सो इन सब में से आयरन हमारे पास स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, स्ट्रॉन्ग मटेरियल है जो कि अट्रैक्ट हो जाता है मैग्नेट से। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 13। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का हमारे पास यूनिट क्या होता है? एम्पेयर। ऑप्शन ए में है एम्पेयर। एम्पेयर तो आपको पता है करंट का यूनिट होता है। ऑप्शन बी में है न्यूटन। न्यूटन फोर्स का यूनिट होता है। ओहम किसका यूनिट होता है? रेजिस्टेंस का। सो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है जो है ऑप्शन नंबर सी, टेस्ला, जो कि हमारे पास किसका यूनिट है? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को हम कैपिटल V से शो करते हैं और ऊपर वेक्टर का साइन, और इसका यूनिट क्या होता है? टेस्ला, जो कि बराबर होता है न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर। ये इसके बराबर होता है। ये भी MCQs में कभी कभी पूछ लेते हैं। नेक्स्ट है MCQs नंबर 14। इन विच डिवाइस इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यूज़। ये हमारे पास 4 डिवाइसेस दी गई हैं। इन चारों में से हमें उस डिवाइस का नाम बताना है जिसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमेना इस्तेमाल किया जाता है। पहला है इलेक्ट्रिक हीटर। इलेक्ट्रिक हीटर नाम से ही पता चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, सो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। बैटरी, बैटरी भी नहीं। फोटोसेल, फोटोसेल लाइट से चलते हैं जिनमें हम सेमीकंडक्टर्स को यूज़ करते हैं। सो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ट्रांसफार्मर, जिसके अंदर हम कौन सा फिनोमेना यूज़ करते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। नेक्स्ट है MCQs नंबर 15। अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस। एक बॉडी है जो कि सर्कल में मूव कर रही है जिसका रेडियस है 2 मीटर और कांस्टेंट स्पीड के साथ कितना है? 4 मीटर। कांस्टेंट स्पीड उसकी कितनी है? 4 मीटर पर सेकेंड। और हमें क्या फाइंड आउट करना है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का कोई इतना मुश्किल फार्मूला नहीं है। क्या क्या गिवन है? पहले जो चीज़ें गिवन है हम वो लिखेंगे। रेडियस गिवन है। रेडियस हमारे पास कितना गिवन है? 2 मीटर। उसके बाद वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी गिवन है 4 मीटर पर सेकेंड, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है। सो AC का फार्मूला होता है V²/R। तो V की जगह V की वैल्यू रख दें। V हमारे पास कितना है? 4, और फार्मूले में स्क्वायर लगा हुआ है तो हमने 4 के ऊपर भी क्या लगा दिया? स्क्वायर। और रेडियस कितना गिवन है? 2। सो अब सॉल्व कर लें। 4 4 16। स्क्वायर का मतलब है आपने 4 को 4 के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। 4 4 16 और नीचे आ गया 2। अब कटिंग कर लें। 2 1 2 8 16। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितनी आ गई? 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर डी। इसमें क्या है? 8 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है MCQs नंबर 16। 1 kg मास। मास कितना गिवन है? 1 kg। उसके बाद मूविंग इन अ सर्कल, जो कि एक सर्कल में मूव कर रहा है और उस सर्कल का रेडियस भी गिवन है 0.5 मीटर, और उसकी स्पीड कितनी है? 3 मीटर पर सेकेंड। और हमें क्या फाइंड आउट करना है? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का भी फार्मूला देख लेते हैं। हमें पहले डेटा बनाते हैं, जो चीज़ें गिवन है वो लिखेंगे। यहाँ पर देखें क्या क्या गिवन है। मास गिवन है 1 kg और रेडियस कितना है? 0.5 मीटर। उसके बाद स्पीड कितनी है? 3 मीटर पर सेकेंड। और फाइंड आउट क्या करना है? सेंट्रीपिटल फोर्स। सो इसका फार्मूला होता है mv²/R। तो m की जगह मास रख दें 1, और वेलोसिटी की जगह वेलोसिटी रख दें 3, ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, रेडियस की जगह रेडियस 0.5। तो यहाँ हमारे पास हो गया ये 1, 3 3 9। स्क्वायर का मतलब 3 को हम 3 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 3 क्या हो गया? 9। और यहाँ पे इस डेसिमल को सॉल्व करने का तरीका क्या है कि ये जो 0.5 है, ये देखें, इस पॉइंट की जगह आप 1 लगाएं नीचे,
और जितने आगे नंबर हैं उनकी जगह ज़ीरो लगा दें। एक नंबर है पॉइंट के बाद तो नीचे एक ज़ीरो आएगा। तो ये 0.5 से क्या बन गया 5/10। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ 5/10। तो ये वाला 10 यहाँ डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करा दें तो यहाँ से ख़त्म, नीचे से 5 रह गया। तो 5 और ये वाला 10 मैंने ऊपर भेजा है। तो अब बाकी सॉल्व कर लें। 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा। तो अब देखें ये 1 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 2, नीचे 1 है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। सो अब हम 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 2 ज़ा क्या होता है 18, और फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन। इस तरह हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स कितनी आ गई 18 न्यूटन। अगर आपको फार्मूला याद है तो कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी। और ये जो कैलकुलेशन है इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। डेसिमल को रिमूव करने का मैंने यहाँ पे आपको इजी मेथड बता दिया कि जो डेसिमल है उसकी जगह आप उसको रिमूव करके 1 लगाएं, आगे जितने नंबर हैं उतने नीचे ज़ीरो लगा दें। तो अगर डिवाइड में है तो आपने इस तरह से लिखा है, और डिवाइड में जो आपने 10 या 100 या 1000 आया उसको ऊपर मल्टीप्लाई करवा दें और फिर सॉल्व कर लें। MCQs नंबर 18 में है व्हाट इज़ लीनियर वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कल। एक बॉडी है जो कि सर्कल में मूव कर रही है, उसका रेडियस कितना है 0.5 मीटर सर्कल का, और एंगुलर वेलोसिटी है 5 रेडियन पर सेकेंड। सो हमें क्या फाइंड आउट करना है लीनियर वेलोसिटी v। सो इसके लिए हम रिलेशन को यूज़ करेंगे जो कि है लीनियर वेलोसिटी का रिलेशन होता है एंगुलर वेलोसिटी के साथ, WR। ये हमारे पास रिलेशन है लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का। सो यहाँ हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी हमें कितनी दी गई है देखें 5 रेडियन पर सेकेंड। सो यहाँ पे हम हमने एंगुलर वेलोसिटी की जगह यहाँ हमने 5 रख दिया, और रेडियस कितना गिवन है हमें 0.4। अब हम सॉल्व कर लेते हैं। 5 हमने एज इट इज़ लिखा। 0.4 को सॉल्व करने का तरीका है कि 4 और पॉइंट की जगह आप क्या लगाएं 1, 4/10 लिख दें। जैसे 0.4 है, इस पॉइंट की जगह हम 1 लिखेंगे नीचे, और आगे जितने भी डिजिट होंगे उनकी जगह 0। तो इस तरह 0.4 बराबर है 4/10 के। तो अब आप इसे सॉल्व कर लें। 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा। तो इस तरह लीनियर वेलोसिटी कितनी आ गई 2 मीटर पर सेकेंड। देखिए कौन से ऑप्शन में हमें 2 मीटर दिया गया, ऑप्शन नंबर बी में 2 मीटर पर सेकेंड दिया गया। सो स्टूडेंट आज की वीडियो में हमने MTCAT फिज़िक्स के ग्रैंड टेस्ट का पार्ट 1 सॉल्व किया। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। उम्मीद है आज की वीडियो के MCQs जो भी आपको सिखाए गए हैं समझ में आए होंगे। अगर वीडियो देखने के बाद भी आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।